नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ बढ़ता गया इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का क्या नाम है? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया या समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तो पेड़ बढ़ता गया, इसमें नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थ के अनुसार अगर संयुक्त क्रिया के भेद पूछे कि कितने होते हैं तो 11 इसके अर्थ के अनुसार भेद होते हैं। ध्यान रखेंगे, जिससे क्रिया की नित्यता उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो पेड़ बढ़ता गया यानी कि पेड़ लगातार बढ़ रहा है तो नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अगला, टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अक्ल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना या फिर सिफारिश करवाना। तो टिप्पस भिड़ाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सिफारिश करवाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब तुम मैं को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते या अब तुम मुझको बेवकूफ़ ना बना सकते। तो इनमें से पूछा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये सही है वाक्य। अगला, झूठ बोलना पाप है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद बदलकर लिखिए। दूसरों को हानि पहुंचाना, मनुष्य को ना मानना, सच बोलना या फूल बिछाना। तो झूठ बोलना पाप है, इसमें झूठ बोलना जो कि रेखांकित किया गया है तो यहाँ पर दूसरों को हानि पहुंचाना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, कि दूसरों को हानि पहुंचाना पाप है। इस तरीके से वाक्य बनेगा। अगला, लकड़ियों का समूह, रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। लकड़ियों का गट्ठर, लकड़ियों का रेवड़ या लकड़ियों का टुकड़ा या लकड़ियों का ढेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि लकड़ियों का गट्ठर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, गलती है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो जीवन, संबंध या साहित्य या घोर, तो इनमें से कौन सा गलत है? तो डी इसका राइट ऑप्शन है कि यहाँ पर घोर संबंध है, ये गलत है, डी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? स्वार्थ सिद्ध करना, सबकी मदद करना, सबको साथ लेकर चलना या निरर्थक साबित होना। तो उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये इसका सही जवाब है। अगला, निम्न मुहावरे को पूर्ण कीजिए। हाथ की बनना, कठ जामुन, कठमांडू, कठपुतली या कठगुलाब। तो हाथ की कठपुतली बनना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ होता है किसी के इशारे पर चलना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, गाय का ताकतवर दूध होता है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? नयन अत्यंत दुष्ट हैं, किसान बहुत परिश्रम करते हैं, समुद्र का तट अत्यंत विस्तृत है या उस पर खूनी हमला हुआ है। तो इनमें से खल का सही पर्यायवाची का शब्द का प्रयोग जो कि हुआ है ऑप्शन नंबर ए में कि नयन अत्यंत दुष्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, रेखांकित शब्द के स्थान पर स्वरोचित विकल्प चुनिए। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो रत के स्थान पर यहाँ पर व्यस्त आ जाएगा, विरक्त होगा, विलीन होगा या फिर अश्वत होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, लाल किला भारत की इमारत है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो यहाँ पर ऐतिहासिक किस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि चारों में ऐतिहासिक का उच्चारण आ रहा है, लेकिन शुद्ध शब्द इनमें से ऑप्शन नंबर ए है कि लाल किला भारत की ऐतिहासिक इमारत है। अगला, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा? मुकदमेबाज, गवाह, प्रतिवादी या फिर वादी।
तो जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वादी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जिस व्यक्ति पर मुकदमा दायर किया जाता है उसे प्रतिवादी कहा जाता है, ठीक है। और वह व्यक्ति जिसने किसी घटना को प्रत्यक्ष देखा हो तो उसे गवाह कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? अकर्मक, सकर्मक। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं जो कि अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? कि वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, वृद्धा मन मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, या वृद्ध मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। तो इनमें से संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के अद्भुत रूप हैं। तो संयोग और वियोग जो कि श्रृंगार रस के रूप हैं, अगर इसका स्थायी भाव पूछे तो रत इसका स्थायी भाव होता है, और श्रृंगार रस को ही रसों का राजा भी कहा जाता है। रसों का राजा अगर पूछे किस रस को कहा जाता है तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी कि एक से ज़्यादा बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ए इसका सही जवाब है। अगला, भाव विलास और रस विलास रचना के लेखक कौन है? भूषण, मतिराम, पद्माकर या फिर देव। तो भाव विलास और रस विलास इन रचनाओं के लेखक हैं जो कि देव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या निर्मल वर्मा। तो मलबे का मालिक इस कहानी के कहानीकार जो कि हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? तो पद्मश्री, श्रीमती, श्यामा चोना, माँ ने कहा बेटा। तो उद्धरण चिन्ह इनमें से ऑप्शन नंबर ए में प्रयोग किया गया है, जो कि इस तरीके से ये चिन्ह प्रयोग किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर माँ ने कहा बेटा तो योजक चिन्ह यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और ये विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या फिर ध्वनियाँ। तो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल पाएंगे। जैसे कि पा है, तो पा में आपका आधी पा होती है, उसके बाद आ आता है जो कि स्वर है, तो इस तरीके से। या का है तो आधी का है इसमें से, और आ आता है, तो इन्हें व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अगला, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, तो इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अल्प विराम का चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो मीराबाई के द्वारा रचित रचना राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोठा के पद ये सभी हैं, लेकिन वैदेही वनवास इनकी रचना नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर वैदेही वनवास के रचनाकार पूछे तो इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध कहा जाता है, ये हैं। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम पिलाप या अंधायुग। तो इनकी प्रसिद्ध रचना है जो कि प्रिय प्रवास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, नीचे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है।
इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं। लिंग प्रकृति है अथवा सुविधा अनुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के व आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया और अर्नाल्ड और लांसलाट ने इसे इसी रूप में लिया है। हर्डर 1772, एडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा है कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहाँ था, इसमें केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपीय भाषाओं में आ, ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया है। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए हैं उनमें सबसे ऊपर रखा गया है अर्थ को। लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं। पर ऐसा नहीं है, तो इसके अनुसार आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? हर्डर, हम्बोल्ट, ग्रिम या फिर अर्नाल्ड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अर्नाल्ड नहीं मानते हैं। अगला, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? पाणिनि से, अरस्तु से, ब्रुगमैन से या फिर ब्लूमफील्ड से? तो ये पाणिनि से प्रारंभ होती है, ये इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपी भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ, ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं? ब्रुगमैन, हम्बोल्ट, एडलंग या फिर अरस्तु? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये ब्रुगमैन के अनुसार है। निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? तो रोथ, ब्रुगमैन, हर्डर या फिर ब्लूमफील्ड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये ब्लूमफील्ड मानते हैं। ठीक है, कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या होता है? शब्द, अर्थ, भाषाई जरूरत या फिर लैंगिक अस्मिता? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसमें अर्थ होता है प्रमुख आधार। अगला, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? स्वर के, व्यंजन के, वर्णमाला के या संयुक्त व्यंजन के? तो ह्रस्व व दीर्घ जो कि स्वर के प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, जैसे कि आ, ई, उ आदि ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, तथा ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति मूल या ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से होती है, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर जैसे बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ ये होते हैं, और आपके ह्रस्व स्वर जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ ये होते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि सही संधिविच्छेद वाला विकल्प हो। तो उल्लास का सही संधिविच्छेद हो जाएगा, जो कि उत प्लस लास, ये इसका सही संधिविच्छेद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर व्यंजन संधि होगी, अगर संधि आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कनफटा इस समास भेद का उदाहरण क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय? तो कनफटा जो कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है, इसका समास विग्रह होगा कि कान है फटे हुए जिसके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण या रणशूर? तो इनमें से समास विग्रह वाला पद जो कि कार्य में दक्ष है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। वर्ष 2023 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? पुष्पा भारती, लीलाधर जगुड़ी, ममता कालिया या नरेंद्र कोहली? तो वर्ष 2023 में व्यास सम्मान के लिए जिन्हें चुना गया है उनका नाम है पुष्पा भारती। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्यास सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन ग्रुप के द्वारा 1991 में की गई थी। ठीक है, वर्ष 2023 में 33वें व्यास सम्मान दिए जाएंगे और इस बार का हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को
उनके संस्मरण जो कि हैं कि यादें और यादें, इसके लिए दिया जाएगा। और 2022 का व्यास सम्मान जो कि ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, उनकी रचना पागल खाना के लिए, ठीक है, पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला, दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्धविराम या प्रश्नवाचक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरी पंक्ति में इस तरीके से होते हैं, पहली पंक्ति में ऐसे लगा होता है, ये पंक्तियां होती हैं। तो पूर्ण विराम ही 2 पूर्ण विराम होते हैं, बी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। मक्षिका का तद्भव इनमें से क्या हो जाएगा? मोर, भौरा, मेढक या मक्खी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मक्खी, जो कि मक्षिका का तद्भव हो जाएगा, ठीक है। अगर मोर का आपसे पूछे कि मोर का तत्सम क्या हो जाएगा, तो मोर का तत्सम हो जाएगा मयूर, ठीक है। भौरा का तत्सम हो जाएगा आपका भ्रमर, मेढक का तत्सम हो जाएगा मंडूक और मक्खी का तत्सम हो जाएगा मक्षिका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो ग्राम का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव रूप होगा गांव, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि खेत का तत्सम क्या हो जाएगा, तो खेत का तत्सम हो जाएगा क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है। और जो कि मार्ग का अगर पूछे आपका सड़क का, तो हो जाएगा मार्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।